ओम सर, रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अभी ओम सर ने स्वतंत्रता में स्व और तंत्र के एक प्रारूप को सामने रखा। इसमें मैं थोड़ी सी बात ये बताता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या कमी थी स्व में जिसके लिए हमको इस स्वतंत्रता की जरूरत पड़ी, यानी हमारा स्व प्रफुल्लित नहीं हो पा रहा। तो थोड़ा विद्यार्थी भी हैं सामने, तो कुछ इंफॉर्मेशन मैं शेयर करना चाहता हूँ। 1857 तक भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के कंट्रोल में था। अब कंट्रोल में भी अगर कहा जाए तो बहुत थोड़ा विभाग ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्ट कंट्रोल में था, और वह कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे जिनको इन्होंने अपने हिसाब से स्वतंत्र रूल करने की छूट दे रखी थी। लेकिन जो हमारी विदेश नीति थी उस पर टोटल ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्न करती थी। 1857 में जो रिवोल्ट हुआ, उस रिवोल्ट में भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि सिपाही की उठनी थी, स्वतंत्रता संग्राम था कि नहीं था। वह विषय थोड़ा लंबा होगा यहाँ पर कहना, लेकिन जिस प्रकार से जन जन तक रोटी के सिंबल के माध्यम से और अन्य सिंबल्स के माध्यम से और तमाम क्रांतिकारी लाल किले तक पहुँचे, तो उनके मन में कुछ तो जरूर संकल्पना थी आज़ादी की। तो पहला बीज था कि जहाँ पर हमारे मन में अंग्रेजों से या ईस्ट इंडिया कंपनी से स्वतंत्र होने की बात थी। 1857 के बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि यह ईस्ट इंडिया कंपनी से हमारा ये जो प्रॉफिटेबल कॉलोनी है ये गवर्न नहीं हो पाए, तो उन्होंने डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। 1858 के बाद से आज की जो हमारी स्वतंत्रता है उसकी पहली स्वतंत्रता हुई वहाँ पर। इसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी केवल ट्रेड पर काम कर रही थी। वो भारत के रिसोर्सेज को, तमाम चीज़ को गवर्न करके अपने लाभ के लिए यूज कर रहे थे। लेकिन 1858 के बाद इस गुलामी में एक मूलभूत परिवर्तन यहाँ आ गया कि एक सीधे राष्ट्र का शासन हमारे ऊपर हो गया, और राष्ट्र के शासन में संस्कृति का शासन भी हुआ। तो उससे भारतीय समाज में, भारतीय परिदृश्य में तमाम परिवर्तन होने स्टार्ट हुए। इससे मुक्त होने की 1885 में कांग्रेस की स्थापना के माध्यम से कुछ प्रे एंड पिटीशन के माध्यम से शुरुआत की गई। लेकिन इसका बीच में उन्होंने थोड़े थोड़े छूट भी दिए अंग्रेजों ने वेंट आउट करने के लिए, जहां पर उन्हें छोटे छोटे कंसेशंस दिए कि आप अपने हिसाब से रूल कर सकते हैं। लेकिन 31 दिसंबर लाहौर अधिवेशन जो कांग्रेस का हुआ, उसमें सबसे पहले पूर्ण स्वराज्य की बात की गई, और उस 31 दिसंबर के अधिवेशन में यह निश्चित किया गया कि 26 जनवरी 1930 को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। और 1930 से लेकर के 1946 26 जनवरी तक कांग्रेस भारत का स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को मनाती रही। और जब भारत के स्वतंत्रता के निगोशिएशन से स्टार्ट हुए तो कांग्रेस की उसमें डिमांड थी कि 26 जनवरी को हमको स्वतंत्र किया जाए। लेकिन यहाँ देखिए फिर प्रतीकात्मक बात है कि क्यों 15 अगस्त को चुना गया। इस 15 अगस्त को चुनने के पीछे वह मंतव्य भी पता लगेगा जो हम भारतीय इतिहास में पढ़ते हैं कि कांग्रेस का योगदान है, गांधी का योगदान है इस स्वतंत्रता के लिए। लेकिन अंग्रेजों के मन में क्या है, आप देखिए 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस धुरी राष्ट्रों के साथ मिल करके उन्होंने बर्मा में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। कैप्टन मोहन सिंह ने की थी, और उसको उन्होंने भारतीय परिदृश्य में प्रयोग करने के लिए म्यांमार के रास्ते होते हुए नॉर्थ ईस्ट पर आजाद हिंद फौज के माध्यम से उन्होंने एक प्रकार से हमला किया। वो हमला ब्रिटिश राज के ऊपर था। और आप ध्यान दें कि 6 अगस्त 1945 को
पहला बम नागासाकी पर गिरा, फिर 9 अगस्त को हिरोशिमा पर गिरा और 15 अगस्त 1945 को जापान ने सरेंडर कर दिया। 15 अगस्त मित्र राष्ट्रों के लिए, जिसमें अमेरिका भी शामिल था, यूएसएसआर शामिल था और ब्रिटेन भी शामिल था, उसके लिए 15 अगस्त एक बहुत प्रतीकात्मक दिवस था कि द्वितीय विश्व युद्ध की जो अंतिम सीढ़ी थी जापान, उसने 15 अगस्त को सरेंडर कर दिया। अब 26 जनवरी की जो कांग्रेस की मांग थी कि हम भारत को स्वतंत्र करें, अब अंग्रेज अगर 26 जनवरी को करते तो उनको यह अपमानजनक लगा, तो उन्होंने उस पर भी छाप छोड़ी कि ये जो 15 अगस्त को हम भारत को स्वतंत्र कर रहे हैं, लेकिन इसमें विजय हमारी ही हुई थी, क्योंकि वो जो नॉर्थ ईस्ट का फ्रंटियर था उसके आजाद हिंद फौज पर जब जापान ने सरेंडर किया तो तुरंत युद्ध समाप्त हो गया वहाँ। तो हमको यह भी देखना चाहिए कि किसी भी देश की स्वतंत्रता में अहिंसात्मक आंदोलन, तमाम सांस्कृतिक आंदोलन, यह तो सब होते ही हैं, लेकिन मिलिट्री आज की तारीख में भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है किसी देश की शांति में भी और सुरक्षा में। ताकत से ही शांति आती है, ताकत न रहे तो शांति नहीं हो सकती। तो आजाद हिंद फौज के आक्रमण के कारण जो भारतीय सिपाही थे, भारतीय सेना थे, धीरे धीरे उनमें भी अनरेस्ट होने लगा। तो अंग्रेज उसको कंटेन कर पाने में अपने आप को असमर्थ फील कर रहे थे। तो उन्होंने 15 अगस्त 1947 को जो स्वतंत्रता दी, उसमें वो 15 अगस्त मित्र राष्ट्रों की धुरी राष्ट्र विजय की जो परिकल्पना है, उसको उन्होंने अपने ईगो को पोषित करने के लिए 15 अगस्त को वह दिन रखा। तो कांग्रेस का जो 26 जनवरी का स्वतंत्रता दिवस का जो दिन था, वो उन्होंने गणतंत्र दिवस के रूप में 1950 में जब संविधान इनेक्ट किया गया तो उन्होंने प्रस्ताव रखा कि 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे। तो 15 अगस्त की यह संकल्पना है और इस 15 अगस्त की संकल्पना में सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज, इसके जो मिलिट्री के माध्यम से जो एक प्रयास किया गया था, वह योगदान भी नहीं भूलना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद क्या हुआ, सोवियत तंत्र में क्या हुआ, क्या विकास हुआ। तो आप यह जानिए कि जो भारतीय संविधान हमारा है, उसमें हमारी भारतीय चीजें बहुत कम हैं। सारे हिस्से, तमाम जहाँ जहाँ पर जन संक्रांतियों के माध्यम से जो चीजें डेवलप हुई, वो भारत के ऊपर, और समय समय पर जो भारत की सरकारें हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इनफोर्सेबल नहीं है, न लेजिस्लेशन से, न किसी कोर्ट ऑफ लॉ में। लेकिन उसके कुछ कुछ हिस्से धीरे धीरे जो जो सरकारें आगे बढ़ती जा रही है, भारत संपन्न होता चला जा रहा है। सेवक जी ने कहा कि जय जवान जय किसान, विज्ञान अनुसंधान, ऐसे हम आगे बढ़ रहे हैं उसमें। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में शिक्षा का जो मूल अधिकार है, आर्टिकल 41। उसके बाद फिर क्या है कि अभी उसमें जो यूनिफॉर्म सिविल कोड आने वाला है, वो भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर यह निर्धारित किया गया है कि भारत में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। उसके बाद गौ हत्या संबंधित, तमाम स्लॉटर संबंधित जो नियम है, जो विवादास्पद कहे जाते हैं, वो सारे हमारे संविधान में नहीं है। तो कोई भी सरकारें उसको उस क्रम में काम करना चाहिए। तो धीरे 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 जब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कोर्ट में इन्फोर्सेबल हो जाएंगे, तो हमको समझना चाहिए कि भारत सच्चे मायने में कुछ कुछ अपनी स्वतंत्रता को प्राप्त कर सका है। स्वतंत्रता में ओम जी ने भारतीय तिरंगे की संकल्पना बताई, तीनों रंगों का महत्व बताया। उसमें देखिए बीच में एक चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं, 24 कड़े हैं। इसका मतलब यह है कि जो जितने विद्यार्थी सामने हैं, वो अपने जीवन में अहर्निश सतत परिश्रम की, कंसिस्टेंसी का महत्व समझें। तो जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर, उनको अपने जीवन में भी सफल होना है, तो इसमें भारतीय तिरंगे के अंदर उनके लिए भी सफलता का मंत्र है अनुशासन, कंसिस्टेंसी। वह एक ऐसा मंत्र है जिससे कोई विद्यार्थी अगर अपने जीवन में उतार ले तो वह सफल होने से उसको कोई रोक नहीं सकता। एकमात्र यही तत्व है जिसे एक दिन ज़्यादा पढ़ा, किसी दिन कम पढ़ा नहीं, एक अहर्निशम सेवा में, यानी कि अहर्निशम हम अपने विद्या की सेवा करें तो हम सफल हो पाएंगे। बस यही आप लोगों को भारतीय स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं।
और आप लोग अपने स्व को राष्ट्र के स्व से मिला पाएं, इसके लिए आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रार्थना है।